अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। सामीन, इलेक्शन को एक दिन गुजर गया। 9 फरवरी गुजर गई, शाम हो गई, रात हो गई। और मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे कि सिर्फ 8 फरवरी नहीं है, बल्कि उसके बाद 9 फरवरी भी आनी है और 9 फरवरी को हम देख लेंगे। दावा क्लेम किया जा रहा था कि हम 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किए करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक जो अपनी ज़ाती सीट हार गए हैं लतीफ़ खोसा साहब से, उन्होंने क्लेम किया था, बल्कि बबांगे दोहल कहा था कि हमारे पास वक़्त नहीं है, हम तो इलेक्शन जीतते ही पहले घंटे में काम शुरू कर देंगे, पहले घंटे में ही हम वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और जल्दी इतनी थी, ये विक्ट्री स्पीच यूँ कराना चाहते थे कि रात को 8-9 बजे तक इनका ख़्याल ये था कि ना सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच कर देंगे, बालकोनी में खड़े होंगे, बादशाहों की तरह हाथ हिलाएँगे और फ़तह का ऐलान करेंगे और अपने दुश्मनों को सज़ा सुनाएँगे और इमरान साहब से कहेंगे, इमरान खान से, कि हाँ जी, इमरान खान बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, आज मैं बादशाह बन गया हूँ। ये इरादे थे। और जावेद लतीफ़ साहब ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने कहा था कि जो हमें वोट नहीं दे रहे, दर हकीकत वो वोट बेच रहे हैं। और याद रखना, तुमने भी यहीं लाहौर में रहना है, इसी पंजाब में रहना है। तो मैं पहले से वो उनका तरीकाकार ये है कि यूं हाथ हाथ हिलाते हैं और शायद कोई इशारे उशरे करते हैं। तो याद रखना, मैं पर्चे कराऊंगा, पर्चे कराऊंगा, मतलब ये उनका तरीकाकार था। लेकिन एक अल्लाह की जात भी तो देख रही होती है ना जी। तो 30 घंटे तकरीबन गुजरने वाले हैं। सूरत हाल ये कि गुग्गी बंधी हुई है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बात नहीं करने पा रहे। जो जिल्लत और खुआरी की दास्तानें रकम हुई हैं, कभी भी नहीं हुई, यकीन करें। ये जिस जिल्लत और रुसवाई से ये जीत रहे हैं और धांधली कर रहे हैं और मुख्तलिफ सीटों को जनाब अपने लिए अपने खाते में लिख रहे हैं, इससे कई गुना बेहतर था कि किसी ग्रेस के साथ ये अपनी शिकस्त कबूल कर लेते। मुझे याद है कि एक मरतबा जनाब पूछा गया तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, उसे सवाल किया गया कि आप एहतजाज हमेशा करते आ रहे हैं, हमेशा से एहतजाज करते आ रहे हैं, तो ये बताएं कि अगर आपको शिकस्त हो गई इस इलेक्शन में, तो ये बताएं कि आप ग्रेसफुली अपनी शिकस्त कबूल करेंगे या फिर धांधली धांधली का शोर बचाएंगे। तो उसने एक लफ्ज कहा जो शायद उनसे फिर बोला बोला नहीं गया। ये आसमा जहांगीर थी, आसमा साहिबा थी, आसमा शिराजी या कोई और एंकर। तो उसने कहा जी कि आप दूर मत जाएं, वो जो भी होगा इलेक्शन का दिन, आप आज ही मुझे बता दें, अपनी सिर्फ मुंह से कह दें कि ये इलेक्शन शफाफ है, धांधली नहीं हुई, तो मैं अभी ग्रेसफुली अपनी शिकस्त कबूल कर लेता हूँ। लेकिन उस खातून एंकर के पास ये तो धांधली वाला इलेक्शन, मैं कैसे कह दूं साकिब कि साफ सुथरा इलेक्शन है। इस धांधली वाले इलेक्शन के बाद जो जिल्लत और जो खुआरी शरीफ खानदान को मिली है, मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी को मिली हो। ये लोग तो शहबाज शरीफ साहब को पीछे रख रहे थे और इनका कहना ये था कि बस अब राज करेगा जनाब इनका शरीफ खानदान, और खास तौर पर नवाज खानदान, हमजा शहबाज को भी पीछे फेंक दिया था। लेकिन देखें क्या सूरत हाल है कि हमजा शहबाज के पास अब भी स्पेस मौजूद है, लेकिन नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो रही है। और ये जो अब आइंदा हुकूमत बनाने की सोच रहे हैं, ये याद रखना, ये हुकूमत बनाने की नहीं, बल्कि नवाज शरीफ को मजीद जलील करने की तैयारियां हो रही हैं। जरा गौर करते हैं कि हुआ क्या क्या है। सबसे पहली तो जिल्लत, बिल्कुल रुसवाई, और जिसे कहते हैं ना जी बेइज्जती के गड़े, जिसमें बंदा जाए और डूब मरे, वो उनके आबाई हल्के से नवाज शरीफ का शिकस्त, यानी एक जेल में बैठी खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को हराना था। आखिरी वक्त में जब ये जनाब वो स्पीच, विक्ट्री स्पीच की तैयारियां कर रहे थे, तो राब्ता किया गया, कहा एकदम जनाब वो झाग की तरह सूरत हाल बैठ गई। तो राब्ता किया गया उनके एक अहम तरीन साथी से, शख्स वहां मौजूद था। तो उसने कहा जी शरीफ खानदान की तो सांस नहीं निकल रही, मुझे तो है कि कहीं दोबारा प्लेटलेट्स कम ना हो जाए मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब के। और फिर जब उनकी हालत बहुत ज्यादा पतली देखी, तो मरियम ने कहा जी चलें जल्दी से बाबा जी को, अब्बा जी को जनाब लेके चलो मॉडल टाउन, अपने घर चलते हैं जाती उमरा में, वरना हालात बहुत खराब हो जाएंगे। तो ये इनकी सूरत हाल थी। और अब ये जनाब सोच रहे हैं कि नहीं, वजह ये है कि 1982 से सियासत करना शुरू की है इस शरीफ खानदान ने। 41 साल तो हो गए मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत को, और तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि जिसने इस कदर राज किया है पूरे मुल्क पर, 3 मरतबा का वजीर आजम,
4 मरतबा का वजीर आला, जिसका भाई वजीर आजम, जिसका कई मरतबा भाई वजीर आला, जिसका भतीजा वजीर आला रहा, जिसने अपने हाथ से 4 आर्मी चीफ बनाए हों, जिसने अपने हाथ से 4 से 5 सदर मुमलिकत अपॉइंट किए हों, उसकी ये हालत होगी कि वो अपनी आबाई सीट से हार जाएगा। और एक ऐसी खातून के जिस पर उसने जुल्म किया हुआ है, ज्यादती की हुई है और उसे जेल में डाला हुआ है, उसके साथ उससे हार हार जाएगा। मतलब ये जिल्लत और रुसवाई की वो दास्तान है कि शायद हमारी दास्तानों में भी ऐसी दास्तान नहीं होती। लेकिन अब है जिद है कि नहीं जी, फिर बनाना है, तो उसे मजीद जलील करना चाहते। तो पहला जो सेटबैक था वो लाहौर की सीट थी जहां से ये लोग हार गए। इसके अलावा जो इन्होंने डंडियां मारी हैं, लोग इस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं कह रहे, वो सिलेक्शन भी कोई दूर की बात होती है, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। मतलब इसका तो नाम, वो कहते हैं, इन्होंने इश्तिहार छपवाया था ना, याद है आपको, इलेक्शन से एक दिन पहले, नवाज शरीफ वजीर आजम। तो मैंने कहा था अगर ये वजीर आजम बन भी गया तो ये उस टर्म के लिए कम से कम इश्तिहारी वजीर आजम कहलाएगा। अब तो बात उससे भी आगे निकल गई है। इन्होंने सलमान अकरम राजा के साथ जो किया, सलमान अकरम राजा, मतलब वहां से वो 50,000 की लीड से जीत रहा था, लेकिन फिर इन्हीं तारड़ ने, इसी ने जनाब, दूसरे लोगों ने मिलकर वो खेल खेला और मियां नवाज शरीफ साहब उसी को शाबाश दे रहे हैं। यानी जिस तरह गुल्लू भट्ट को शाबाश दी जाती है, इस अताउल्ला तारड़ को इस तरह शाबाश दे रहे हैं। और साथ वोट किसको दिया है? वोट जाकर उस बदनामे जमाना शख्स को दिया है जिसे ये खुद कहते थे कि जनाब वो ये ड्रग्स डीलर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है, ओन चौधरी, उसको जाकर वोट देना पड़ा है। सूरत हाल ये रही है कि आखिरी सियासत का आखिरी, मैं समझता हूँ, जो इलेक्शन है नवाज शरीफ पर इस कदर भारी गुजरा है कि उसे इतना नसीब नहीं हो सका कि अपने निशान पर वो स्टैंप ही कर देता या अपने किसी बंदे को वोट दे देता। मतलब इतनी भी तौफीक नहीं हो सकी। इस कदर जिल्लत और इस तरह ख्वारी मेहरबानों के साथ जो किया, जिल्लत की बदतरीन दास्तान है। चकवाल में अयाज मीर के साथ, याद रखना, अयाज मीर तुम्हारा पीछा करेगा, याद रखना, तुम जहां भी रहोगे। ये तो एक दिन की होगी ना, लेकिन अयाज मीर ने तुम्हें रोजाना सियासी तौर पर मारना है और तड़पा तड़पा कर मारना है, याद रखना। उसने रोजाना किसी टॉक शो में बैठना है और तुम्हारी जो किट लगानी है जनाब, वो तुम याद रखोगे उसको कि तुम्हारे साथ होता क्या है। नूर आलम जैसा बदतरीन शख्स कि जिसके 4,000 वोट थे, एकदम 1 लाख वोट बना दिए पिशावर में। मतलब आप तस्वुर कर सकते हैं, JUIF की जनाब उसे सीट दिला दी गई जनाब। इसी तरीके से जनाब बिशारत राजा की तो मतलब हद हो गई है। यानी उनके पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद राजा बिशारत को जनाब हरा दिया गया। और कई घंटे बाद मियां नवाज शरीफ साहब के फॉर्म 45 को देखा है तो सिर्फ 4 बंदों के वोट्स हैं, बाकी सब कैंडिडेट्स के 0 0 0 0 0 0। और कहते हैं जी, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, कोई गलत काम करने के लिए भी थोड़ी बहुत सेंस की जरूरत होती है। उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म 47 है, जो नतीजे का ऐलान है, ये दर हकीकत हर पोलिंग स्टेशन से जो फॉर्म 45 आता है वो मिलकर 47 बनता है। यानी जितने पोलिंग स्टेशन, एक हल्के में 400 पोलिंग स्टेशन है, 400 फॉर्म 45 आएंगे। उसमें हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होगा कि उसमें तीर को इतना मिला है, शेर को इतना मिला है, साइकिल को इतना मिला है, और उन सब के वोटों को फिर कंपाइल, इकट्ठा किया जाएगा, जमा किया जाएगा, तो फॉर्म 47 में जाएगा। यहां बदतरीन जनाब धांधली की वो मिसाल है कि जो फॉर्म 45 है उसमें PTI के तो वोट हैं, सो हैं, साथ तीर के भी वोट हैं, पीपल्स पार्टी के वोट हैं, उसमें दीगर जमातों के, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के वोट हैं, उसमें जमात इस्लामी के वोट हैं। लेकिन जब उनको कंपाइल किया जाता है तो सबको 0 0 0 0 0। अगर कोई और शख्स होता और उसके जनाब मरकजी रहनुमा ताहयात कैद के साथ इस किस्म का होता तो वो शर्म से डूब पड़ता। इस कदर मतलब बोंडी हरकत की गई। और फिर आगे चले जनाब, दोबारा से एक मरतबा फिर हुकूमत बनाने के लिए। दूसरी तरफ जनाब जो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक नाटक रचाया है, वो भी बड़ा है। गिलानी साहब जनाब मुल्तान से 3 कौमी असम्बली की सीटें जीते हैं। कौन कौन सी? एक, सबसे पहले तो उन्होंने अब्दुल कादिर गिलानी को अपने बेटे को फैसलाबाद से जितवाया। उसके बाद उन्हें सबसे ज्यादा जो मसला था वो अली मूसा गिलानी की सीट पर था।
उस पर पैसा पानी की तरह बहाया गया। और एक बात बताऊं कि यहाँ जो जो करोड़ों रुपए जनाब जो खर्च हुए उनके उनके खास तौर पर एडवर्टाइजमेंट और दीगर तशहीरी मुहिम के लिए जो इस्तेमाल हुए, खाने पीने के लिए इस्तेमाल हुए, उसके बिल सिंध हुकूमत की तरफ से अदा किए गए। और ये जनाब मतलब एक ऐनी गवाह का जनाब हमारे पास बयान है। वो कहते जी कि वहां से उसने जनाब वहां से खर्चा आया, और जब सिंध हुकूमत मौजूद थी उसी वक्त ही बंदोबस्त कर लिया गया था कि जनाब इतने खर्च होंगे और आपने देने हैं। तो अब उससे 3 बेटे जनाब, एक 2 बेटे MNA बनाए, और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक बेटे को MPA बनाया। और अपनी जो कामयाबी है वो तो इंतहाई शर्मनाक है जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। यूसुफ रजा गिलानी बैरिस्टर तैमूर से उनके वोट हैं यूसुफ रजा गिलानी के 67,328, और बैरिस्टर तैमूर मलिक के यानी PTI के जो कैंडिडेट हैं इंडिपेंडेंट, उनके 67,030 हैं। मतलब सिर्फ 298 वोटों से हराया, 298 वोटों। और आप जानते हैं कि ये जो गिलानी फैमिली है, ये जनाब इस किस्म की रिगिंग करने में तो माहिर है। ये तो सेनेट में जाकर रिगिंग कर लेते हैं, वो उनके वहां दास्तानें, वहां किताबें लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ भी जनाब जो आरओ था, घर का ताबेदार था, मुरीद था, और पहले मैनेज किया, और मैनेज करने में कई एक पूरा का पूरा दिन लग गया, और फिर जब मैनेज हुआ तो अब उसका रिजल्ट दिया है। पता चला जनाब कि एक नहीं हजारों वोट जो बैरिस्टर तैमूर के थे वो हटाए गए, निकाले गए, और उसकी जगह नए वोट जनाब स्टैंप करके डाले गए तीर के नाम से। इस तरीके से तो जब इस किस्म की जनाब आपकी हरकतें होंगी और हुकूमत में जाएंगे, तो आप लोगों को डिलीवर क्या करेंगे और आपका होगा क्या? कहते हैं कि नवाज शरीफ का ये आखिरी इलेक्शन, याद रखिएगा आखिरी इलेक्शन, और अगर ये अब भी ग्रेसफुली क्विट कर जाएं, यहाँ से निकल जाए सियासत से और वापस ही चलो चले जाएं, तो शायद इज्जत सादात रह जाए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नाम रह जाए कि 3 मरतबा का वजीर आजम है। लेकिन अगर ये मुसर रहे कि नहीं, मैंने जनाब हुकूमत में वजीर आजम बनना है, तो शायद बना तो दिया जाए, लेकिन इनका जो हशर हो, जो जिल्लत और रुसवाई मिले, उसको शायद मैं समझता हूँ कि दहाइयों तक याद रखा जाए। वो इनके साथ बहुत बुरा सलूक मेरा ख्याल में सियासी तौर पर होने वाला है। कुछ अच्छी जो है वो मैं समझता हूँ कि विक्ट्रीज हैं, उनको भी जिक्र करना चाहिए। जमशेद दस्ती जीत गया हम्माद नवाज टीपू से मुजफ्फरगढ़ से, मैं समझता हूँ बेहतरीन किस्म की जनाब वो विक्ट्री है। इसी तरीके से शब्बीर कुरैशी जीता है मुजफ्फरगढ़ से, कोटद्दू से, वो भी शानदार जीत है। राना फराज जीता है जनाब कहाँ, लोधरा से, ये भी एक शानदार। ये अब्दुल रहमान कांजू को उसने शिकस्त दी है, जो मुसलसल विनिंग कैंडिडेट चला आ रहा था। और याद रखना, अगर शफीक अराई यहाँ पर होता दूसरे हल्के में, तो वो जहांगीर तरीन से लाजमी जीत जाता। अगर वो ना होता, इकबाल शाह होता, वो भी आज इस वक्त MNA होता। वो चला गया था बीबी रिफत ताहिरा सुमरौती, अगर वो होती तो वो भी आज MNA होती। लेकिन भारत ये एहसान माने PTI का कि उन्होंने जहांगीर तरीन को हराने के चक्कर में सदीक बलोच साहब को एक मरतबा फिर MNA बना दिया, वरना उनका हाल भी ये होता जो उनके कायद अब्दुल रहमान कांजू साहब का हुआ है। इसी तरीके से जनाब राजा दानियाल, मैं समझता हूँ कि बहुत हमारी ख्वाहिश थी, सबकी ख्वाहिश थी कि देखें इलेक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन जो लोटे बने हैं, जिन्होंने बेवफाई की दास्तानें रकम की हैं, उनको नहीं जीतना चाहिए। और राजा रियाज साहब ने इस हवाले से भांप गए, और उन्होंने आखिरी वक्त अपने बेटे राजा दानियाल को जनाब टिकट दिला दी मुस्लिम लीग नून की। उनका ख्याल ये था कि वो जनाब बाद में सेनेटर बनेंगे, और वे भी जब बाद में बन भी जाए, तो उसके मुकाबले में साहिबजादा हामिद रजा थे। तो इन्होंने खैर 30 घंटों बाद सही, लेकिन बहरहाल वो रिजल्ट दे दिया है, और मैं समझता हूँ कि वो शानदार किस्म की विक्ट्री है, जिसे सेलिब्रेट लाजमी करना चाहिए। बहरहाल देखते हैं आगे हुकूमत की साजिश के हवाले से ये क्या करते हैं। लेकिन एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ, अब भी हुकूमत चाहती है, हुक्मरान चाहते हैं, ताकतवर लोग चाहते हैं, फैसला साज चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे अंदाज में आगे बढ़े, यहाँ जमहूरियत हो। तो आपको चाहिए फौरी तौर पर, फौरी इमरान खान साहब को आपको फौरी तौर पर रिहा करना होगा। फिर देखेंगे मुल्क पर अच्छे अच्छे बेहतर किस्म के असरात मुरतब होंगे, और शायद हमारी जमहूरियत आगे बढ़ सके, वरना आप दायरों के चक्कर में रहेंगे, यहीं खड़े रहेंगे। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने इस चैनल और अपने आप का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।